हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट की नोटिफिकेशन आई हुई है। तो कई बच्चों ने बोला था कि सर इसका प्रीवियस ईयर एक बार हमें बता दो कि किस तरीके से जीके और बेसिकली इसमें दो आपको सब्जेक्ट दिए हुए हैं, एक है जनरल अवेयरनेस और एक है जनरल स्टडीज़। और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आने हैं, जनरल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चन। तो आप अगर देखोगे तो ऑन ओवरऑल अपना जो है इस पोर्शन से 40 नंबर के क्वेश्चंस यानी कि 40 क्वेश्चन आने हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चंस इन्होंने पहले पूछे हुए हैं, आपको क्या इसमें अप्रोच रखनी है, और हम ये भी बात करेंगे कि आपको किन किन टॉपिक्स पे यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये सभी चीज़ें देखते हैं। बाकी ये सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव, या फिर इनको एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, इनका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशन वगैरह क्या है, सैलरी वगैरह क्या होती है, तो उसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में अलग से बताया हुआ है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में नहीं, आपको ये पिंड कमेंट में जो है वो वीडियो पड़ी होगी, तो वहाँ से जाके देख लेना, या फिर आप जाके मतलब पीछे वीडियोस में जाके देख लेना, ठीक है। तो एक बार खुद से भी देख लेना ये सब चीज़ें हैं। तो ये वाला जो पेपर है आपका बेसिकली 2019 में कंडक्ट हुआ था। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 17/2/2019। 2018 वाला एग्ज़ाम था और ये 2 घंटे का पेपर है। तो फिलहाल हम क्वेश्चंस पे चलते हैं और उसके साथ साथ देखेंगे कि आपको जीके के लिए क्या अप्रोच कर रखनी है। वैसे अगर आप इसकी जीके वगैरह देखोगे या जीएस देखोगे, तो देखो जीएस में क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। एंड जो क्वेश्चंस है ना वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके जो है एनसीईआरटी से के ऊपर बेस्ड है। मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो डुएबल हैं, ऐसे नहीं है कि आप उन्हें कर नहीं सकते। तो बेसिक सी मतलब चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता इसका जीके का पेपर। तो वही सारी चीज़ें देखेंगे और थोड़ा सा उसको हम डिटेल में डिस्कस भी कर लेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान भी मिल जाए। अच्छा, ये अभी हम जीके वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको ये बाकी के सारे सेक्शन में क्या है, 20-20 क्वेश्चन है। तो वो 20-20 क्वेश्चन मैं आपको अलग से करा दूंगा, ठीक है। मैथ का भी करा दूंगा, रीजनिंग का भी करा दूंगा, इंग्लिश का भी करा दूंगा। लेकिन पहले हम ये जो 40 क्वेश्चन वाला वेटेज है ना, ये देखते हैं जीके में कैसे क्या है ना। सबसे ज़्यादा डाउट इसी में आया था बच्चों का। तो सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने देखो क्या पूछा है, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा पूछ लिया। तो जो भी इंपॉर्टेंट डेज वगैरह है ना, उसमें से जो है क्वेश्चंस वगैरह आते हैं इसमें। तो ये तो इजी ही है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आपका 21 जून को मनाया जाता है। और कब से मनाना स्टार्ट किया है, तो 2015 से स्टार्ट किया गया है। 2014 में जो है जब पीएम बने थे मोदी जी, तो इन्होंने अपने स्पीच में, एक इनका स्पीच था एक्चुअली, यूएन पता है ना, यूएन जनरल असेंबली में स्पीच दिए जाते हैं। तो यूएन जनरल असेंबली में 27 सितंबर 2014 को अपने स्पीच में इन्होंने योगा का जिक्र किया था। और 21 जून 2015 से जो है हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाना स्टार्ट कर दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। हम देखो ये बच्चा 10 दिसंबर लगा के आ गया, नेगेटिव नंबर खा के आया है ये। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सिटी ऑफ लेक्स इन इंडिया। अच्छा, ये योगा से यार एक बात और याद रख लो, ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा कि 2022 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम क्या रही। 2023 का तो होगा, लेकिन 2022 का हो चुका है। तो थीम याद रखिएगा, योगा फॉर ह्यूमैनिटी, है ना, यानी कि मानवता के लिए योगा, ये इस बार का थीम था। खैर, सिटी ऑफ लेक इंडिया में किसको बोला जाता है, तो भैया ये बोला जाता है उदयपुर को, है ना। अब देखिए, देखो ये बेसिक से क्वेश्चन है, ये क्या है आपका कि कौन सी सिटी को क्या बोला जाता है। तो अब वैसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ब्लू सिटी बताओ भैया, ब्लू सिटी किसको बोलते हैं, तो ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। फिर ऐसे ही मैं बोल दूँ सिटी ऑफ गार्डन्स किसको बोला जाता है, लेक कौन सी है, उदयपुर इज योर राइट आंसर। अगर मैं गार्डन्स बोल दूँ कि सिटी ऑफ गार्डन किसको बोला जाता है, तो भैया गार्डन बोला जाता है हाँ, बैंगलोर को, ठीक है। बैंगलोर को जो है सिटी ऑफ गार्डन बोला जाता है। ऐसे ही अपना सिटी ऑफ पर्ल्स किसको बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन यार आए हुए हैं एग्जाम में, अगर आप कहोगे तो मैं ये अलग से करा दूंगा। बहुत पूछे जाते थे ऐसे क्वेश्चंस। पर्ल्स किसको बोला जाता है, तो ये है अपना हैदराबाद, है ना। हैदराबाद को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ पर्ल्स। अब आप मुझे एक बात बताओ, सिटी ऑफ डायमंड किसको बोलते हैं। ये मैंने बहुत बार करा रखा है आपको, सिटी ऑफ डायमंड्स किसको बोला जाता है बताइए। तो बेसिकली ये जो टॉपिक होता है ना, इसको सॉब्रिक्विट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ये सॉब्रिक्विट्स बोला जाता है। सॉब्रिक्विट्स में होता है अलग अलग सिटीज़ का नाम। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता रहा है, हो सकता है कहीं पे रिपीट करे आपका। सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स किसको बोलते हैं, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, है ना। तो ये किसको बोला जाता है, अब ये बोला जाता है मुंबई को, है ना, जो कि महाराष्ट्र में है। तो ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन होते हैं। पिंक सिटी किसको बोला जाता है ना, पिंक सिटी। तो पिंक सिटी आपको पता ही होगा, ये सबको पता है, जयपुर को बोला जाता है। तो ऐसे ही हैं काफ़ी सारे यार, कभी ये टॉपिक कराऊंगा तो बताता हूँ। विच ऑफ द डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई वायरस। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही नॉर्मल है, देखो वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन सब से होने वाले डिजीजेज आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे ये जो आपके बाकी के तीन हैं, यानी कि चिकन पॉक्स, डेंगी और
पोलियो, ये तीनों किससे होते हैं? ये तीनों वायरस से होते हैं। टीबी जो है अपना ये बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है ये भी आपको पता होना चाहिए भैया। माइकोबैक्टीरियम से, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, आगे टीबी ही डाल देता हूँ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे क्या होता है अपना टीबी का रोग होता है, बैक्टीरिया होता है ये एक। चिकन पॉक्स क्या है? ये वायरस से होता है, और इसका जो वायरस होता है उसे बोलते हैं हम वी जेड वी, है ना। इसका नाम होता है पूरा वेरिसेला, वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है। वेरिसेला जोस्टर, ये होता है इसका वायरस, जिससे हमें चिकन पॉक्स देखने को मिलता है। अब डेंगू तो आपको पता ही होगा, ये मच्छर के काटने से होता है। एडिस इजिप्टी, एडिस इजिप्टी नाम की जो मच्छर होती है, मादा मच्छर, एडिस इजिप्टी, एजिप्टी, ठीक है। इससे हमें क्या होता है भाई? डेंगू का रोग देखने को मिलता है। और अगर हम यहीं पे पोलियो की बात करें, तो ये भैया पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। इसका कोई वायरस का ऐसा कुछ नाम आता भी नहीं है एग्जाम में, तो ये बस ये पता होना चाहिए कि भैया ये पोलियो जो है वो वायरस से होता है। तो ये पूरी की पूरी कहानी आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, मैंने आपको डिजीज़ वाला ना पूरा का पूरा डिजीज़ से, अगर आपने वो 2-3 लेक्चर्स मैंने कराए हुए हैं, जनरल साइंस जो मैंने कराई है उसमें पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, 30 के लमसम लेक्चर हैं उसमें। उसमें अगर आप वो 2-3 लेक्चर कर लेते हो ना डिजीज़ वाले, आपको कोई भी डिजीज़ बाहर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, हाउ मैनी स्टेट्स आर इन इंडिया, तो ये तो कॉमन सी बात है कि 28 + 8 जो है इंडिया में अपने 28 स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो आगे आते हैं, ड्यूरिंग अकबर रिजाइम हु कैरिड आउट लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ये हमने गोल्डन बुक में सब डाला ही हुआ है, आपको ये पता होगा। अच्छा, ये तो वैसे भी लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स, ये तो बहुत ही ईजी हो गया। लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स कौन लेके आया था अकबर के टाइम पे? तो राजा टोडरमल लेके आए थे, ये तो आई गेस सबको बच्चों को पता ही होगा। ये बीरबल लगा के आया जो बच्चा है, क्या है ये? टोडरमल इज योर राइट आंसर, और इस सिस्टम को बोला जाता था दहसाला सिस्टम, ठीक है। दहसाला सिस्टम, आपको पता ही है कि अकबर ने क्या किया है, बहुत सारे राजपूत राजाओं के साथ अपनी संधि प्रस्ताव रखा और उनको जो है अपने साथ शामिल किया। जैसे कि मान सिंह की बात करें तो मान सिंह जो है क्या बोलते हैं उनको, जनरल थे इनकी आर्मी के बेसिकली। और ये सारे के सारे क्या हैं, आपकी जो चारों देख रहे हो ना, ये चारों इनके नवरत्न में से एक हैं, 4 हैं ये। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अकबर के जो नवरत्न थे उसमें 9 लोग थे, उनमें से 4 तो ये हैं, एक मानसिंह है, टोडरमल हो गए, बीरबल हो गए, तानसेन हो गए, और बाकी के लोगों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, पूछा जाता है। एक थे अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल ने बताओ क्या लिखा था, ये आपको खुद बताना है। इसके अलावा थे अपने मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। मुल्ला दो प्याजा, कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए, 2 लोग और बचे। एक तो थे रहीम खाना, ठीक है। ऐसा ही कुछ इनका नाम था, मतलब रहीम खान करके थे एक, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। 8 हो गए। एक थे अजाउद्दीन, अजाउद्दीन, ठीक है। ये हो गए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये 9 लोग थे जो कि अकबर के नवरत्न थे, इन चारों को मिला के जो ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ हीट, हीट की यूनिट क्या होती है? तो ये तो आई गेस सबको ही पता होगा कि जूल जो है हीट या फिर एनर्जी की यूनिट होती है। ओम किसकी होती है? ओम होती है रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस की। एम्पियर किसकी होती है? एम्पियर करंट की होती है। वोल्ट किसकी होती है? तो वोल्ट पोटेंशियल की होती है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्यूचर बुद्धा दैट इज येट टू कम, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। क्वेश्चन जो है आप, ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो ये है मैत्रेय, ठीक है। ये जो है अपना, आपको पता होगा 2 सेक्ट में जो है बुद्धिज़्म बढ़ जाता है, जिसमें एक होता है आपका महायाना, है ना। तो महायाना के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो भी बुद्धिज़्म है ना, वो एक हमारे जो है बुद्धा वापस लौटेंगे, जो कि नेक्स्ट स्टेज में इनलाइटमेंट की हमको जानकारी देंगे। उनका नाम क्या होगा? मैत्रेय के फॉर्म में ये वापस आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ, अब ये देखो ये भी लल्लू से ही क्वेश्चन है। तो ये जो है अपना लीवर को अफेक्ट करता है, लीवर इज़ योर राइट आंसर। वैसे पेनक्रियास भी हो सकता है, पेनक्रियास को भी ये जो है अफेक्ट करता है, लेकिन लीवर विल बी योर राइट आंसर। जब भी लीवर पेनक्रियास दोनों दिए हों तो लीवर पे जाना, या फिर अगर आपके पास ये ना होना तो आपको गॉल ब्लैडर पे जाना है, ठीक है। किस पे जाना है भैया? गॉल ब्लैडर पे। गॉल ब्लैडर पे भी जो है इसका फ़र्क पड़ता है। लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ठीक। और जॉन्डिस होता किस वजह से? ये एक्चुअली बिलीरुबिन जो होता है ना, बिलीरुबिन बेसिकली आरबीसी प्रोड्यूस करता है, और ये इसकी क्वांटिटी जब ज़्यादा हो जाती है तो जॉन्डिस हो जाता है। लीवर को ये अफेक्ट करता है मेजरली। अब अगले वाले सवाल पे आते हैं,
तो यहाँ पे क्या है अपना सांगपो रिवर फ्लोइंग थ्रू तिब्बत इज नोन एज इंडिया। अच्छा, सांगपो रिवर को इंडिया में क्या बोला जाता है? तो भैया ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जानी जाती है। और इसके अलावा आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए कि अगर हम अरुणाचली लैंग्वेज में बात करें, जो बेसिकली अरुणाचली होती है, वहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर को जाना जाता है दिहांग नाम से, ठीक है, दिहांग। और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं आसाम में, तो फिर असमीज़ में ब्रह्मपुत्र को बोला जाता है लुइत। और अपना अगर हम बांग्लादेश में इधर जाते हैं तो बांग्ला लैंग्वेज में बोला जाता है जमुना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि भैया दिहांग जो है इसको बोला जाता है अपना अरुणाचली लैंग्वेज में, या फिर ये दिहांग के अलावा सियान नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ है। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र जो है अगर हम देखें दुनिया में, है ना, तो दुनिया में 9th लार्जेस्ट रिवर है। और अगर हम लॉन्गेस्ट में बात करें दुनिया में, तो लॉन्गेस्ट नंबर पे आती है ये 15th। तो ये जो है ब्रह्मपुत्र के बारे में और भी कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एंड अगर मैं पूछता हूँ ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, ओरिजिन कहाँ से है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और ये कहाँ पे जाके मिल जाती है, ये दोनों आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्पेस में पहुंचने वाले पहले जो एस्ट्रोनॉट थे, यूरी गागरिन, ये कौन से देश से बिलोंग करते थे? तो बेसिकली रशिया। रशिया आज के टाइम पे है, इसका करेक्ट आंसर वैसे सोवियत होना चाहिए था। पहले ये सोवियत था, यूएसएसआर के नाम से हम इसे जानते थे। फिर इसका क्या हुआ, विभाजन हो गया तो रशिया के कई सारे देश बन गए, वो आपको पता ही होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मून पे पहुंचने वाले पहले एस्ट्रोनॉट का नाम क्या था, तो मून पे कदम रखने वाले थे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर स्पेस पूछा जाता है ना, तो स्पेस का राइट आंसर आपका यूरी गागरिन होता है। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया से पहले कौन थे, तो आपको ये कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट? तो बेसिकली अगर हम वाटर की बात करें तो सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और फ़ारेनहाइट में ये 212 बन जाता है। ये आपको ये फॉर्मूला ही पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई चीज़ सेल्सियस में गिवन है तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करोगे। फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाइड बाई सेल्सियस, यानी कि जितना डिग्री सेल्सियस दिया है प्लस में करना होता है 32, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप यहाँ पे सेल्सियस का 100 डाल दोगे तो 100 इंटू 9/5 कितना हो जाएगा, ये 180। और 180 प्लस 32 दे देता है 212। ये फॉर्मूला याद रखना यार, ये कई बार पूछा जाता है। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में चेंज करने का ये फॉर्मूला होता है। तो कालीबंगन जो आईवीसी है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है, ठीक है। राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ जिला है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन से ज़िले में है राजस्थान के, तो हनुमानगढ़ ज़िले में है। और क्या याद रखोगे यार, कालीबंगन से ना दो इंपॉर्टेंट बातें हमें मिली। एक तो कैमल की बोन्स, और दूसरा हमारे को यहाँ से मिला जो अर्थक्वेक था ना, हमें अर्थक्वेक के बारे में सबसे पुरानी जानकारी यहाँ पे कुछ ऐसे टेक्स्ट मिले हैं कालीबंगन से, जिसके जो हमें पता चला अर्थक्वेक के बारे में। तो बेसिकली ये 2600 बीसी का जो अर्थक्वेक के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली, वो कालीबंगन से ही मिली थी, ठीक है। और बस यही है कालीबंगन के बारे में। अच्छा, अगर पूछ लें कि ये कौन सी नदी के किनारे आपका माना जाता है कि ये थी, तो सरस्वती नदी अब तो खैर दिखनी बंद हो गई है। सरस्वती नदी के किनारे माना जाता है कि हमारी ये जो कालीबंगन की साइट है ये पहले सिचुएटेड थी। अब क्या है भैया, हु वाज द फाउंडर ऑफ बीएचयू? ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है। ये अपना मदन मोहन मालवीय जी ने इसका फाउंडेशन किया था। कहाँ है मदन मोहन मालवीय जी, ठीक है। और इनके साथ में एनी बेसेंट, ये दोनों का नाम ही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एनी बेसेंट जी और मदन मोहन मालवीय जी, इन्होंने 1916 में जो है इसका नींव रखी थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। और काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में आपको ये क्वेश्चन अल्टीमेटली बहुत बार रिपीट हुआ है, यही क्वेश्चन होता है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन होता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ लेगा कि भैया क्या बोलते हैं, कौन से ईयर में इसको फाउंड किया गया। तो ये भी याद रखना है कि भैया 1916 में जो है इसको फाउंड किया गया। और इंडियन होम रूल लीग से जो है एनी बेसेंट जी एसोसिएटेड थी। और क्या याद रखोगे यार, बस यही है, वाराणसी में जो है बीएचयू है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंगोर वाट? अरे वाह,
ये तो स्पेशली आपको गोल्डन बुक में भी डलवाया गया, ये वाला फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंकोर वाट जो है ये आपका कंबोडिया में एक अपना हिंदू टेम्पल है। और ये बेसिकली आपको अब याद क्या रखना है इससे एसोसिएटेड, कि कौन से भगवान जी को डेडिकेटेड है, तो विष्णु जी को डेडिकेटेड है। सूर्यवर्मन ने जो है ये बनवाया था, राजा सूर्यवर्मन टू। ठीक है, याद रखिएगा। कंबोडिया में है ये हिंदू टेम्पल, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अगर हम बोले ना तो ये हिंदू और हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल इसको बोला जाता है, क्योंकि हमें कहीं न कहीं दोनों की छवि देखने को मिलती है। लेकिन जो हिंदुइज़्म है ना, बेसिकली बुद्धिज़्म में आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखेंगी जो हिंदुइज़्म से आपको रिलेटेड दिखेंगी, तो ये चीज़ है। खैर, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। और कुछ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, टेम्पल्स वाला टॉपिक तो आपको करके ही जाना है। टेम्पल्स हो गए, या फिर आपकी ये सॉब्रिक्विट्स आपने देखा, तो स्टैटिक जीके के ना जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो करने होते हैं, जहाँ से आजकल एसएससी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है, वहाँ से ये इंटेलिजेंस ब्यूरो में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज अ सुनामी? तो सुनामी बेसिकली क्यों होती है जब ये ओशन में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है? ये डिस्प्लेसमेंट किस वजह से होता है? ये ना आपको अगर आप देखोगे अपनी गोल्डन बुक में, तो ये डाल रखा है इसके बारे में। ठीक है, ये सारे फैक्ट हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हो चीज़ों को। तो खैर, सुनामी में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जब आपका ओशन के अंदर। ये डिस्प्लेसमेंट किसका रिजल्ट होता है? जब भी अर्थक्वेक आता है। ठीक है, ओशन फ्लोर के नीचे क्या आता है? अर्थक्वेक। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द भाखरा नांगल डैम इज बिल्ट ऑन। अरे भाई, ये तो यार ये बता दो फटाफट से। यानी कि इसमें देखो, बेसिकली जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है ना, यानी कि जनरल स्टडीज़ में जो स्टैटिक जीके है, जो बेसिक से होते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, अपने डैम्स हो गए, है ना, या फिर आपका टेम्पल्स हो गए, या फिर अपने सॉब्रिक्वेट्स हो गए। तो अगर आपने 51 इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली एक प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, वो भी करके जाओगे तो उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, फ्री में पढ़ी है, जाके देखना, कहीं प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी वो। ठीक, उसमें 51 ऐसे टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के, जो बहुत जगह जो है आपके उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो भाखड़ा नांगल डैम है आपका सतलज रिवर पे। कहाँ है सतलज रिवर? ये है सतलज रिवर, इज़ राइट आंसर। सतलज रिवर है ये, मतलब ये भाखड़ा नांगल डैम किस जगह है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। हु रॉट रामचरितमानस? रामचरितमानस लिखी है तुलसीदास जी ने। ठीक है, और वेद व्यास जी ने लिखी है महाभारत। ठीक है, महाभारत। कालिदास जी ने तो कई सारी बुक्स लिखी हैं, जिसमें कि आपका मेघदूतम हो गया। मेघदूतम याद रखना, ये सारे के सारे। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम। और इसके अलावा अपना कुमार संभव हो गया। ठीक है, कई लोग बोलते हैं तुलसीदास जी को शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अरे भैया, शेक्सपियर आया नए ज़माने में। ठीक है, उनका कंपैरिजन ही नहीं है कालिदास के साथ। आप उनको बोल रहे हो कि वो कालिदास है, तो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है। बट क्या है कि वेस्टर्न कल्चर ने ना इंडियन कल्चर को मतलब बहुत ज़्यादा दबा के रखा है, उसी का ये परिणाम है। अब इसके अलावा मेघदूतम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम, और एक और है इनका विक्रम वशियम। ठीक है, विक्रम कहाँ लिखूँ यार, विक्रम वशियम। ठीक है, यही 4-5 जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं कालिदास जी की राइटिंग्स के लिए। एक रघुवंशा भी है। ठीक है, रघुवंशा, ये एक्चुअली एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं गया, बट हो सकता है कि पूछ ले। पाणिनि तो ने तो जो है अपना हिंदी ग्रामर की जो बुक्स हैं वो लिखी हुई हैं। व्याकरण, व्याकरण बेसिकली जो है वो पाणिनि ने लिखी है। इनकी स्टोरी आपको पता ही होगी। ये इनको बचपन में ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन इन्होंने देखा कि कुएं से जब रस्सी पानी निकालते हैं, रस्सी की रगड़ से क्या है वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा पड़ गया है। तो फिर इन्होंने कहा बार बार प्रैक्टिस करने से मैं क्यों नहीं सीखूंगा। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी, यानी कि प्रैक्टिस करने से हर चीज़ आप सीख सकते हो। ठीक है, खैर, द रिवर नोन एज गंगेश ऑफ द साउथ, यानी कि साउथ की गंगा किसे बोलते हैं? तो भैया कावेरी नदी यहाँ पे ऑप्शन में है क्या? हाँ, कावेरी नदी को जो है बोला जाता है गंगा ऑफ साउथ। ठीक है, गंगेश ऑफ साउथ। ये बच्चा देखो कृष्णा करके आ गया, कृष्णा को नहीं बोलते हैं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कावेरी नदी कहाँ से ओरिजिन होता है इनका, तो ताल कावेरी से जो है ओरिजिन होता है कावेरी नदी का, ताल कावेरी से। ठीक है, और 2 स्टेट में ये बहती है, कर्नाटक और अपना तमिलनाडु। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये साउथ की 3rd लार्जेस्ट रिवर है। और पहली 2 रिवर में कृष्णा का गोदावरी आती है। गोदावरी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पता है ना? त्र्यंबकेश्वर पड़ता है पुणे के पहले पड़ता है ये, है ना? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में नासिक जिला है ना, नासिक ज़िले के पास पड़ता है।
और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती हैं, तो ये महाबालेश्वर से निकलती हैं, वेस्टर्न घाट में जो महाबालेश्वर है। महाबालेश्वर बहुत ही मतलब मनोरम दृश्य होता है यहाँ का। तो खैर ये चीज़ें हैं। एंड बस यही क्वेश्चंस यार आते हैं अपने ज़्यादातर। और गोदावरी को देखो, कई बच्चे ना यहाँ पे भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि गोदावरी को बोलते हैं गंगेश ऑफ साउथ। ऐसा नहीं है, गंगेश ऑफ साउथ बोलते हैं कावेरी को, और गोदावरी को बोलते हैं दक्षिण गंगा। ठीक है, कई सारे बच्चे इसी डाउट में डले रहते हैं, है ना, और एग्जाम में गलत करके आते हैं। दक्षिण गंगा या फिर गौतमी, गौतमी भी बोलते हैं। ठीक है, गौतमी और दक्षिण गंगा कौन सी नदी को बोला जाता है, ये बोलते हैं हम गोदावरी को। गोदावरी साउथ की सबसे लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे आती है गोदावरी, सेकंड पे कृष्णा, थर्ड पे आती है कावेरी। ठीक, और क्या भैया, यही कहानी है। और ठीक है, ज़्यादा कुछ आपको इसके बारे में याद नहीं रखना। कावेरी नदी आपको दो जगह से आती है, और कावेरी नदी जाके बे ऑफ बंगाल में समाहित हो जाती है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल यानी कि दक्षिण की खाड़ी। अच्छा, एक नर्मदा नदी और है। नर्मदा नदी के बारे में भी अब याद रख ही रहे हो तो रख लो कि नर्मदा नदी को बोला जाता है रीवा, और ये दो जगह से जाती है, गुजरात प्लस अपना ये जो गुजरात से जाती है, और इधर ये मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। तो गुजरात मध्य प्रदेश से होते हुए नर्मदा नदी जाती है, रेवा इनको बोलते हैं। ठीक, और इनको मध्य प्रदेश और गुजरात की रेवा नदी को लाइफ लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, लाइफ लाइन ऑफ गुजरात एंड एमपी, ये चीज़ है। बाकी क्या है, अब तुंगभद्र सेंचुरी वही है नेशनल पार्क। और देख रहे हो सारे के सारे वैसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपसे बोला ये जो 40 नंबर का प्रोग्राम है ना, इसमें बहुत अच्छी मतलब जीके आती है, डुएबल जीके आती है, जिससे आप स्कोर कर सकते हो अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे तो, है ना। तो तुंगभद्र सेंचुरी ये हम्पी के पास लोकेटेड है बेसिकली। हम्पी के पास, हम्पी कहाँ है, और ये आपको पता होना चाहिए भैया, कर्नाटक में जो है हम्पी पड़ता है। और अगर सेंचुरीज़ की बात कर रहे हैं हम कर्नाटक में, तो अपना एक बानेरघट्टा भी पूछा जाता है बहुत। बानेरघट्टा सेंचुरी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। फिर ऐसे ही अपना श्रावती भी कर्नाटक की ही है सेंचुरी। हाँ, श्रावती है, बानरघट्टा हो गया, एक भद्रा भी है। ठीक है, भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कर्नाटक में पड़ती है। यूपी की बात करें तो यूपी में यार ये तीन याद रखना काफ़ी पूछे जाते हैं। एक चंद्रप्रभा, सीपी लिख देता हूँ। ठीक है, चंद्रप्रभा, और एक हस्तिनापुर, हस्तिनापुर है। चंद्रप्रभा हो गया, और एक और था नाम, कनेरगिया कनरगिया घाट, ऐसे ही समथिंग यार, एक बार नाम देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा। कनरगिया घाट समथिंग लाइक दैट है। और अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में यार एक तो पचमढ़ी बहुत पूछा जाता है। पचमढ़ी सेंचुरी है एमपी में, कूनो है, पैंच है। ठीक है, और बगदारा है, बगदारा। अच्छा, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना यार, ऐसे लिखने में तो बहुत टाइम चला जाएगा ना। तो खैर यही है, अभी किसी दिन डिटेल में कराऊंगा तब देखना यार, आगे आते हैं। नहीं तो आज ऐसे 40 क्वेश्चन तो होने से रहे। नंदा देवी माउंटेन कहाँ पे, अभी इसका आंसर तो आप बताओ फटाफट से। तो नंदा देवी गौरी गंगा, नंदा देवी माउंटेन पड़ता है गौरी गंगा रेंजेस, और अपना इस तरफ पड़ती हैं ऋषि गंगा रेंज, ऋषि गंगा वैली, है ना। इनके बीच में पड़ता है नंदा देवी माउंटेन। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। इजी है। जय संहिता का ओरिजिनल नाम क्या है, तो बेसिकली जो महाभारत है ना, महाभारत का ही ओरिजिनल नाम था जय संहिता। ये है अपना महाभारत, इज योर राइट आंसर। अच्छा, महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया गया है। पर्शियन लैंग्वेज में ये है रज़्मनामा नाम से। ठीक है, रज़्मनामा, तो ये भी एक याद रख सकते हो आप। रिकेट्स किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है, इसका तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अच्छा, यहाँ से ना केमिकल नेम के बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैं पूछ लूँ विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, तो इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। अगर विटामिन के का पूछ लूँ, बताओ भैया विटामिन के का, आप लोग कमेंट करके बताइए। विटामिन बी 12, बी 12 को बोलते हैं कोबलामीन, है ना, कोबलामीन। एक्चुअली ये ऐसा लाइन से ना ऐसे माइंड में रहते हैं। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए होता है आपका रेटिनॉल, ये फैट सॉल्युबल होता है, पता है ना। ए डी ई के जो है, ए डी ई के होते हैं आपके फैट सॉल्युबल, और बाकी के होते हैं वाटर सॉल्युबल। विटामिन बी 12 कोबलामीन हो गया। विटामिन के आया, बताया कि नहीं बताया भैया, इसको बोलते हैं क्या नाम था इसका एक्चुअली, फाइटो, फाइटो समथिंग बोलते हैं। ठीक है, मुझे भी अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा पूरा। तो पहला ए होता है विटामिन आपका रेटिनॉल, फिर होता है अपना बी 1 वाले को बोलते हैं थायामीन। ठीक है, बी 2 वाले को बोलते हैं राइबोफ्लेविन,
राइबोफ्लेविन, और फिर अपना B3 है, B3 को नायसिन बोलते हैं, ठीक है, B3 को क्या बोलते हैं, नायसिन। इसके बाद आता है अपना B5, ठीक है, B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, है ना, पेंटोथेनिक एसिड। और B6 को बोलते हैं पाइरिडॉक्सिन, B6 को क्या बोलते हैं, पाइरिडॉक्सिन। B7 को बोलते हैं बायोटिन, सुना है ना, बायोटिन, बायोटिन शैम्पू आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, तो बायोटिन बोलते हैं। B9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, B9 को हम क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड। और B12 तो अपना कोबालामीन हो ही गया। विटामिन सी आपको पता ही होगा, क्योंकि कोरोना के टाइम विटामिन सी की गोलियां बहुत हमने ली हैं। एस्कॉर्बिक एसिड होता है इसके अंदर, क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी मैंने आपको बता दिया, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई होता है अपना टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। और के आपको पता ही है, फाइटो डायमीन होता है कि फाइटो क्योनोन होता है, एक बार देखना ये, ठीक है। तो ये इस तरीके की कहानी है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर डू यू फाइंड द टेम्पल ऑफ अंगोर वाट। ये यार हो नहीं गया क्वेश्चन, देखो रिपीट भी हो गया, कंबोडिया वाला। कैन कॉज अ सुनामी, सुनामी किसकी वजह से, क्या है ये, क्वेश्चन हम कर चुके हैं ना। 42, अच्छा देखो ये रिपीट हो गया। 43 पे आते हैं, फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ लोकसभा। ये देखो फर्स्ट वुमन से क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको देखो स्टैटिक जीके से ना, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, आप नेशनल पार्क उठा लो, आप यहाँ पे रिवर्स उठा लो, आप टेम्पल्स को उठा लो, तो जितने भी स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं, फर्स्ट वुमन वाला है, सबसे ही क्वेश्चन है मोस्टली। तो ये वाला क्वेश्चन आंसर करने से पहले मुझे ये बताओ, विटामिन की डिस्कवरी किसने करी थी, विटामिन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। चलो बताओ बेटा फटाफट से इसका आंसर। हाँ, अब देखो, तो इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा मीरा कुमारी, ठीक है, मीरा कुमार, बेसिकली इनका नाम मीरा कुमार था। सुमित्रा महाजन, ये देखो बच्चा सुमित्रा महाजन करके आया, गलत है ये। अच्छा, विटामिन की डिस्कवरी जिनको नहीं पता है लिख लो, हॉपकिंस ने जो है इनकी विटामिन की डिस्कवरी करी थी। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि विद विच स्पोर्ट इज द टर्म बटरफ्लाई एसोसिएटेड विद। अच्छा, कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, अच्छा ठीक है, बटरफ्लाई बेसिकली बटरफ्लाई स्ट्रोक होता है ना, बटरफ्लाई स्ट्रोक, या फिर हम इसको डॉल्फिन स्ट्रोक भी बोलते हैं, ठीक है, डॉल्फिन स्ट्रोक भी इसी का नाम होता है। स्विमिंग में आपका ये किया जाता है बटरफ्लाई स्ट्रोक, डॉल्फिन जैसे एक्चुअली किक करते हैं इसमें, तो इसको बोलते हैं हम बटरफ्लाई। अच्छा, ये देखो स्पोर्ट्स एंड देयर एसोसिएटेड टर्म्स मैंने आपको करा रखा है, जिन्होंने भी ना जीके पेनेशिया सीरीज़ नहीं करी है यार, जीके पेनेशिया सीरीज़ 1.0 2.0 की प्लेलिस्ट पड़ी है, ऐसा जीके सीरीज़ करके समथिंग लाइक दैट, तो वो यार ज़रूर कर लेना, उसमें बस 25 के समथिंग वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को कंप्लीट करोगे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। अब क्या कहानी है, द रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा जी, अब देखो अगर हमें वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन कहाँ पे अपना हमें मूव करना चाहिए, तो ये जाना चाहिए रेजोल्यूशन अपना राज्यसभा में, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे 14 दिन का एडवांस नोटिस भी दिया जाता है, और हमारे आर्टिकल 66 में बोला जाता है कि हमारे पास एक वाइस प्रेसिडेंट होने चाहिए, और आर्टिकल 67 के बी में इनके रिमूवल की बात की गई है कि इसका रेजोल्यूशन आप पहले कहाँ पे डालोगे, राज्यसभा में डालोगे, ठीक है। ये कहानी है। और अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट के रिमूवल की, तो वो है आर्टिकल 71(1) में, ठीक है, यहाँ पे हमने प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करी है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ये सीधा का सीधा आपका रिएक्शन है। अगर आपने केमिस्ट्री की पेनेशिया वाली ई बुक पढ़ी हुई है, जनरल स्टडीज़ पेनेशिया, तो उससे आपको पूरा ये आंसर आना चाहिए। देखो केमिस्ट्री में ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी से सीधे उठ के आते हैं, और जो भी रिएक्शंस है वो सारी आपको उसमें दी हुई हैं, या फिर आपने अगर जनरल साइंस की मैंने वीडियोज़ कराई हैं यूट्यूब पर, वो भी कर रखी हैं, तो भी हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने आयरन फिलिंग्स में डाल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने डाला क्या, आयरन, प्लस में अपन ने डाल दिया HCl, ये लिखा तो हुआ है इसने, रिएक्शन करेक्ट ही लिखिए, ठीक है। और इसमें HCl के 2 मोल जाएंगे, 2 HCl प्लस Fe देगा अपने को FeCl2 प्लस H2, रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो राइट आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू, pH इज लाइकली टू बी। इससे ज़्यादा लल्लू क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। रेड को ब्लू किया है, यानी कि सॉल्यूशन कैसा है आपका, बेसिक है। बेसिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, उसका pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है 10th, ठीक है। 7 से ऊपर होता है तो अपना बेसिक होता है, 7 से नीचे होता है तो एसिडिक होता है। कहानी ये है, ये तीनों एसिडिक है, 1 4 5। अब क्या बोल रहा है,
एन एलिमेंट, अच्छा देखो ये सारे के सारे अब क्या है, जीएस के क्वेश्चंस हैं, है ना, और सारे के सारे एनसीईआरटी वाले ही हैं। एन एलिमेंट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, दिस एलिमेंट इज लाइकली टू बी सीधा डिट्टो एनसीईआरटी का निकाला हुआ पॉइंट है। ये हमने अपना जीके पनेशा बुक में भी डाला हुआ है। अब देखो इसमें अगर आप पहला वाला ऑप्शन देखोगे कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम के साथ मिलके ये CaO बनाता है, और CaO का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो आपका काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और ये वाटर में भी सॉल्युबल है, तो ये करेक्ट हो गया। अच्छा कार्बन के ये तो CO2 बनाता है, करेक्ट ही है। सिलिकॉन के साथ मिलकर के ये अपना सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, डाइऑक्साइड, ये करेक्ट लिख रहा है इसने। आयरन के साथ मिलके अपना ये इंस वाटर इनसॉल्युबल ऑक्साइड बनाता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, FeO तो। चलिए खैर अगले वाले पे आते हैं। वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड इट मींस, देखो एप्लीकेशन से ये क्वेश्चन है, बेसिकली जनरल स्टडीज़ का मतलब ना यही होता है, यही आपको मैं बोल रहा था। जीए और जीएस में डिफरेंस क्या है ना, कि जनरल स्टडीज़ बात करता है एप्लीकेशंस की, या फिर थोड़ा सा डिटेल में जाके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं, और अगर आप जीए की बात करो तो इसमें होते हैं सीधे फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन, जो हमने ऊपर देखे स्टैटिक जीके वाले क्वेश्चन हो गए, जहाँ पे थोड़ी सी आपको चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, या फिर आपको कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, या आपका सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आ गए, पॉलिटी से आ गए, हिस्ट्री से आ गए, जनरल साइंस से आ गए, ठीक है, ज्योग्राफी से ऐसे सोचने वाले क्वेश्चंस आ गए, तो वो होता है आपका जनरल स्टडीज़, ठीक है। इसलिए इन्होंने दो चीज़ें यहाँ पे करके दी हुई हैं। अब आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, है ना, इसलिए मैंने आपको ऐसा नहीं है कि बस सीधा दिखा दिया, इसका मतलब ये होता है आपने क्वेश्चंस कर लिए तो आपके माइंड में अपने आप चीज़ें आप समझ आ रही होंगी, ये सिलेबस देने का मतलब क्या हुआ। तो खैर अब देखो इसने बोला कि हमारा यूटेंसिल काला पड़ रहा है, यानी कि जो फ्यूल है ना वो पूरा नहीं जल पा रहा। जब भी फ्यूल कोई पूरा नहीं जलता है ना तो ये सूट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सूट प्रोड्यूस करता है, प्लस में CO कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन मोस्टली ये सूट, सूट का मतलब क्या होता है ना, काले कलर की काली सी प्रोड्यूस करता है जब लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, ठीक है, लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, मतलब बेसिकली हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन अच्छी खासी चाहिए अगर फ्यूल को अच्छे से जलना है, ठीक है। जब ब्लू कलर की फ्लेम आती है ना, इसका मतलब उसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है फ्यूल को, और वो अच्छे से जल रहा है, तो वो काला नहीं करेगा, काला कर रहा है इसका मतलब वो पूरा अच्छे से नहीं जल पा रहा, सूट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक। तो यही होता है इसका मतलब। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, 50वां है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड से क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में, ठीक है, पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देखो, तो पहला ऑप्शन है अपने पास में एलिमेंट बिकम लेस मेटालिक इन नेचर, ये बात तो सही है। तो द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, ये भी सही है। क्या पूछा है, अच्छा नॉट करेक्ट पूछा है ना, यानी कि 3 करेक्ट होंगे, तो ये वाला भी करेक्ट है। मेटालिक नेचर जो है वो लेस हो जाता है, क्योंकि पहले मेटल होते हैं, फिर मेटालॉइड होते हैं, फिर नॉन मेटल होते हैं। लेफ्ट टू राइट जाओगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, करेक्ट बात है। लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, ये गलत बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इंक्रीज होती है। एफिनिटी इंक्रीज होने का मतलब क्या है, कि ये अपने एटम को और मतलब लूज इजीली नहीं करेंगे और हार्डली लूज करेंगे, है ना, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, करेक्ट बात है, क्योंकि बेसिक नेचर जो है वो डिक्रीज करता है, एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज होता जाता है। करेक्ट, ठीक ठीक बात हो गई, इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे आओ भैया, 51 क्या कह रहा है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि किडनी इन ह्यूमन बीइंग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, अच्छा जी, जो किडनी होती हैं ह्यूमन बीइंग्स की वो क्या करती हैं, न्यूट्रिशन का काम है ना जी ना, रेस्पिरेशन का काम है नहीं, एक्सक्रीशन का ही काम है इनका, ठीक है, मल विसर्जन होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, अच्छा जी, दो न्यूरॉन्स के गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं, तो आई गेस सबको पता ही होगा। डेंड्राइट जो है आपका बेसिकली ये क्या होता है कि फिंगर जैसी सेल होती हैं न्यूरॉन के ऊपर, उनको हम बोल देते हैं डेंड्राइट। एक्सॉन का काम होता है कि जो भी आपके सेंसेस नर्व सेल के अंदर जो भी फाइबर होता है, नर्व फाइबर, ये नर्व इम्पल्सेस को सेल के अंदर लेकर के जाता है, नर्व इम्पल्सेस को, ठीक है। अब क्या है भैया, इन आ प्लांट द एंथर कंटेन्स, देखो यहाँ पे क्या है, इन आ प्लांट द एंथर कंटेन्स, यही है। एक सेकंड थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखो अब ये जो एक प्लांट होता है ना उसके अंदर जो भी फ्लावर होता है, बेसिकली यहाँ पे फ्लावर लिखा होना चाहिए था, तो फ्लावर के अंदर क्या होता है ना, एक मेल पार्ट होता है, एक फीमेल पार्ट होता है, ध्यान से समझना, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टैमेन बोलते हैं, ठीक है, मेल पार्ट का नाम क्या हो गया भैया, स्टैमेन हो गया, फीमेल पार्ट का नाम होता है पिस्टल, ठीक। अब इस स्टैमेन के होते हैं दो पार्ट, एक पार्ट को बोलते हैं एंथर,
एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एंथर, दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं फिलामेंट। अब एंथर के अंदर क्या होता है, जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना बेसिकली, अब जो भी रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर का वो पॉलन ग्रेन के द्वारा ही तो होता है, तो पॉलन ग्रेन होते हैं एंथर के अंदर। और फिलामेंट बेसिकली क्या है कि जो भी बेस है यानी कि एंथर जिसके ऊपर होता है वो होता है फिलामेंट। अब पिस्टल जो फीमेल पार्ट है ना, इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, क्या होता है ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब क्या है भैया, ओवरी स्टिग्मा में क्या होता है, जो भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना उनको रिसीव करने का काम होता है स्टिग्मा का, इसका स्टिकी सरफेस होता है और ये होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। स्टाइल क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता है। ओवरी में जो भी एग बनते हैं ना वो ओवरी में बनते हैं। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन जो है आपके फ्लावर से पूछे जाते हैं। फटाफट से हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया। इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव मोर इन कॉमन विथ, यानी कि हमारा कॉमन क्या है, क्या एक चाइनीज स्कूल बॉय हमारा इवोल्यूशनरी टर्म के हिसाब से कॉमन है। देखो, जब इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो क्या चाइनीज स्कूल बॉय का इवोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है, ये तो भैया इवोल्यूशन हो चुका है। जब इवोल्यूशनरी टर्म्स का यूज़ कर लिया तो ये तो रिडंडेंट ऑप्शन हो गया, यानी कि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अब चिंपांजी स्पाइडर और बैक्टीरियम, चिंपांजी के साथ हम सबसे ज़्यादा कॉमन है बिकॉज हमारा डीएनए जो है वो 98.8% मिलता है चिंपांजी से। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि भैया चिंपांजी जैसा, चिंपांजी का दिमाग जो है सबसे ज़्यादा होता है। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक आ लेंस। अच्छा जी, अब लेंस बनाने के लिए हम किसका यूज़ नहीं कर सकते, ये तो यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अब क्ले ऑप्शन दे ही दिया तो यही राइट आंसर है, बिकॉज वाटर का तो लेंस बना सकते हो ना आप किसी भी जैसे आपकी बुक है ना तो उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का ड्रॉप डालना, बड़ी बड़ी दिखने लगेगा उसके नीचे जो भी लिखा है। ग्लास के साथ भी ऐसा ही है, प्लास्टिक के साथ भी ऐसा ही है, तो ये तो बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन हो गया। द ह्यूमन आइज फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, तो भैया रेटिना इज़ योर करेक्ट आंसर। आँखों में जो है अपना जो भी इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है। रेटिना के अंदर 2 सेल्स होती हैं, याद रखिएगा, जिन्हें बोला जाता है रोड एंड कॉन सेल, जो कि कलर जो है डिटरमाइन करती हैं और ये लाइट सेंसिटिव सेल होती हैं जो रेटिना में पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सॉकेट। ये तो एनसीईआरटी का सीधा वो पावर वाला फॉर्मूला चिपका दिया इन्होंने। तो पावर के 3 फॉर्मूले, मतलब 3 क्या, वो एक ही फॉर्मूला होता है। जैसे कि अगर हम बोलें वहाँ वोल्टेज इनटू करंट, या फिर आप इसमें अगर वोल्टेज की जगह आई आर डाल दो, क्योंकि वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, तो ये क्या बन जाता है, आई स्क्वायर आर हो जाता है। तो आई स्क्वायर आर इज़ करेक्ट, वी आई इज़ करेक्ट। और अगर आप यहाँ पे आई की जगह क्या डाल दोगे, वी अपॉन आर डाल दोगे, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर। तो भैया यही इनकरेक्ट है कि आई आर स्क्वायर नहीं होता है, तो इट इज़ योर करेक्ट आंसर। अब क्या है, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, गैल्वेनोमीटर और एमीटर, इनका काम क्या होता है, नापना होता है ना, ना कि प्रोड्यूस करना। तो जनरेटर का काम होता है क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्योंकि ये काम करता है मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक करंट में चेंज करता है ये अपना क्या बोलते हैं इसको, जनरेटर। ठीक है, अच्छा कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है जनरेटर। ठीक, चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोल रहा है ये, नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी क्या होता है, जो भी जैविक ऊर्जा होती है ना, तो वुड से जैविक ऊर्जा आती है, गोबर गैस से जैविक ऊर्जा आती है, न्यूक्लियर एनर्जी तो अलग ही चीज़ है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोल लल्लू से क्वेश्चन है यार, ये तो साइंस के क्या है ये। कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन, फूड चेन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। अच्छा, ग्रास, वीट, मैंगो, क्या ग्रास को वीट खाएगा, वीट को मैंगो खाएगा, ये तो एक ही प्रजाति के लोग हैं। ग्रास, वीट, मैंगो एक ही जो है उस पर आते हैं लेवल में, है ना, फूड चेन के एक ही लेवल पे आते हैं। ग्रास को गोट खाएगी, गोट को ह्यूमन खा लेगा, तो ये एक चेन बन गई। गोट को काऊ खाएगी, क्या नहीं खाती है, गोट और काऊ दोनों ही ग्रास खाते हैं, दोनों एक ही लेवल पे हैं, इवन तीनों एक ही लेवल पे हैं, सेकेंडरी सोर्स पे हैं, सेकेंडरी जो है कंज्यूमर हैं, तो ये भी ख़त्म कहानी। और ये प्राइमरी कंज्यूमर ही है ना। ग्रास फिश, क्या ग्रास को फिश खाती है, फिश को गोट खाती है, ऐसा नहीं है। गोट ग्रास खाती है, फिश भी ग्रास खाती है, छोटी छोटी फिशेस ग्रास खाती है। ठीक है, वो जो ओशन वाली ग्रास होती है, सी वाली। तो इसमें क्या है, ग्रास एक प्राइमरी लेवल पे है, ये उसके ऊपर सेकंड लेवल पे है, तो ये भी नहीं बनेगा। एक ही फूड चेन बन रही है, ये आपका राइट आंसर है।
अब क्या है, यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब ये है जीके का मैंने आपको करा दिया है। अगर आप कहोगे तो मैं आपको मैथ के क्या क्वेश्चन रहे हैं, मैथ में क्वाड्रेटिक के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने। ये मैथ के 20 क्वेश्चन है, ये भी अपन सॉल्व कर लेंगे और रीजनिंग का भी करा दूंगा और इंग्लिश का भी करा दूंगा ऐसे ही। तो अब आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसी के ऊपर हम जो है आगे चीज़ें मूव ऑन करेंगे। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और शेयर करो भी चीज़ों को। अगर आपको अच्छा लगता है हम इसके ऊपर सेशंस और करेंगे, तो आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आगे चीज़ें चलेंगी। और बस एंड करता हूँ। और हाँ, इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। जो भी पीडीएफ या फिर और भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको वहीं मिलेगी। टेलीग्राम चैनल सेम है जो अपने चैनल का नाम है, पनेशिया फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सर्च करना, जो भी लिखा हुआ है मिल जाएगा, या फिर आप @पनेशिया EDU, पनेशिया EDU01 ये टाइप करना तो भी आपको अपना चैनल मिल जाएगा। ठीक, अब एंड करता हूँ सेशन को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।